नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियाँ का शेष पाठ पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, हमने क्या देखा था? इसमें हिमालय की बेटियां को किसको कहा गया है? नदियों को कहा गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो महान नदियां हैं। और वो क्या हैं? दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद को इकट्ठा करके बनी है। यानी कि हिमालय की बर्फ के एक एक बूंद के पिघलने से बनी हैं दो विशाल नदियां, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और ये अपने लक्ष्य की ओर बहती चली जाती हैं और कहाँ मिलती हैं? समुद्र से। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है कि हिमालय रूपी पिता की बेटियां रूपी नदियां समुद्र रूपी दामाद में मिल जाती हैं। तो हिमालय को उन्होंने ससुर कहा है और समुद्र को दामाद कहा है। कालिदास ने के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कालिदास ने मेघदूत में विरही यक्ष और यक्षिणी के प्रेम कथा का वर्णन किया है। विरही यक्ष जो अपनी यक्षिणी से अलग हो जाता है, तो वो मेघ को, बादल को दूत बनाकर अपनी यक्षिणी के पास प्रेम संदेश भेजता है। और वो कहता है कि वेत्रवती यानी बेतवा नदी को अपना प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अर्थात जब तुम बेतवा नदी के ऊपर से गुजरो तो तुम अपने प्रेम का प्रतिदान यानी अपनी प्रेम रूपी बूंदों को उस नदी में गिरा देना, जिससे तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु काका कालेलकर ने क्या कहा है? नदियों को लोक माता। जिस प्रकार माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार नदियां भी अपने सभी की रक्षा करती हैं, सभी का पालन पोषण करने में उन्हें सहयोग देती हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हमें इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। तो थोलिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने। तो बच्चों, जब हमारा मन उदास होता है, तो जब लेखक का मन उदास था तो वो क्या करे? तिब्बत में वो सतलज नदी के किनारे पैर लटका कर बैठ गए और थोड़ी ही देर में उनका जो मन था वो तरोताजा हो गया, उनकी थकान दूर हो गई और वे प्रसन्न होकर गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन घटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो वो कह रहे हैं, इसमें सतलज नदी को बहन के रूप में मानते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी जय हो, तुमने मेरी जो थकान है वो दूर कर दी और मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, मेरा मन प्रसन्न हो गया।
तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है? हिमालय है। और पर लेकिन जो हिमालय है वो चुपचाप और चिंतित मुद्रा में खड़ा हुआ है, एक अपने स्थान पर अड़िग। और तुम्हारी अनुपम छाप है हिमालय पर। तुम्हारी हे सतलज बहन, तुम्हारी जय हो। तो इस पाठ को हमने क्या पढ़ा? हिमालय की बेटियों के बारे में, अर्थात नदियों के बारे में पढ़ा। इसके प्रश्नोत्तर मैं करवाऊंगी, आप उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। कक्षा 7 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 13-14। पाठ 3 हिमालय की बेटियां, भाग 2। पहला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, जल ही जीवन है। बच्चों, हमारा क्या है? जीवन क्या है? जल ही है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां सभी के लिए माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेतीबाड़ी करना शुरू किया। जैसे आपको पता है ना, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब क्या है? नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। मिस्र की नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की। तो इसके अलावा ये नदियाँ गाँवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार ये हमारे लिए कल्याणकारी हैं। अतः काका कालेलकर ने इन्हें लोकमाता कहा है। प्रश्न दूसरा है, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? तो उत्तर लिखेंगे, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसीलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। प्रश्न तीसरा है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो हमें इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, 1947 के बाद से आज तक नदियाँ उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। नदियाँ तो पहले भी बहती थी और आज भी बह रही हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है? वो प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव के लिए अहितकारी है। तो ये सब परिवर्तन आए हैं पहले और आज के समय में। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।